हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th एसएसटी का क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25, जिसका पेपर कोड है 085। मिड टर्म एग्जाम का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट 20 मार्क्स के एमसीक्यू है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इन पाकिस्तान इन 1999। तो पाकिस्तान में 1999 में किसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया था? तो इसका आंसर है जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट है, क्वेरिंग एंड माइनिंग आर इंक्लूड। क्वेरिंग और माइनिंग किस में इंक्लूड होती है? गवर्नमेंट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर? तो क्वेरिंग और माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती है। ठीक है, क्योंकि ये वेजेस बेस्ड काम होता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। थर्ड है, द नेशनल असेंबली framed of constitution in 1971 to limit the power of। तो नेशनल असेंबली जो फ्रेम हुआ था 1971 में, टू लिमिटेड द पावर ऑफ, इसमें किनकी पावर को लिमिट करा गया था? किसकी पावर को रोका गया था? लिमिट करने का मतलब किसकी पावर को कम कर दिया गया था 1791 में? तो मोनार्च की पावर को जो है 1791 में कम कर दिया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकांटा प्लेट्यू। अमरकांटा प्लेट्यू से कौन सी रिवर जो है निकलती है, ओरिजिनेट होती है? तो अमरकांटा से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है, यानी ओरिजिनेट का मतलब निकलती है। तो अमरकांटा प्लेट्यू से नर्मदा रिवर निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो भारतीय संविधान में इंक्लूड नहीं है? तो डबल सिटीजनशिप भारतीय संविधान में इंक्लूड नहीं है। अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप लेंगे तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। तो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसमें आप सिर्फ किसी एक देश की ही परमानेंट सिटीजनशिप रख सकते हैं, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के। नेक्स्ट है, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वाज। जब भारत का संविधान बना था तो उसके चेयरमैन कौन थे? तो जो संविधान बनाया गया था भारत का, उसमें उस समय के जो चेयरमैन थे, जो हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में अपना अच्छा रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है, द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस। तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ, किस चीज को प्रभाव डालता है, किस चीज को इन्फ्लुएंस डालता है? तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड टाइम, डे और रात, दिन और रात, लंबा या छोटा। जैसे कि विंटर्स में डे बड़ा, डे क्या होता है विंटर्स में, छोटा होता है और नाइट बड़ी होती है, और गर्मियों में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती है? ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे डिपेंड करती है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण ही गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में रात बड़ी होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए एमसीक्यू का। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। अभी सबसे नया रिसेंट लैंडफॉर्म जो है कहाँ कहाँ पे हुआ था या कौन सा हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। तो मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म जो है नॉर्दर्न प्लेन में हुआ था। नेक्स्ट है, बोथ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड इन इंडिया mainland about 30 degree, but the looking at the map of India which is following the alternative do you observe about the Indian side। जब हमने इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखा 30 डिग्री पे, तो उसके बाद हमारे को उसमें कौन से अल्टरनेट देखने को मिले? तो उसमें हमें मिला ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंड अपेयर टू स्मॉलर देन द नॉर्थ एंड साउथ। हमें ईस्ट और वेस्ट जो है छोटा दिखाई देने लगा नॉर्थ और साउथ की तुलना में। नॉर्थ साउथ बड़ा हो गया और ईस्ट और वेस्ट जो है वो हमारे को छोटा दिखाई देने लगा। नेक्स्ट है, the scheme for establishment of residential school to impart education to talented children from the rural। एक स्कीम लाई गई कि रूरल एरिया में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, रूरल एरिया यानी गांव देहात के एरिया में या ग्रामीण एरिया में या छोटी सिटी में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मतलब जो इंटेलिजेंट या होशियार बच्चे हैं, उनके लिए कौन सी स्कीम को लाया गया, यानी कौन, ठीक है। तो ये बोला गया है किनके लिए? टैलेंटेड बच्चों के लिए। तो जो टैलेंटेड बच्चों के लिए लाए गए वो नवोदय विद्यालय लाए गए। एक होते हैं केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल स्कूल बनाता है, एक होते हैं नवोदय विद्यालय।
तो नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, मगर इन स्कूलों में ज्यादातर इंटेलिजेंट बच्चों का एडमिशन दिया जाता है, जिनमें कुछ एक अलग स्किल होती है, ताकि वो देश में कुछ देश के लिए बड़ा कर सके और अपने जीवन को भी अच्छा बना सके। तो इनके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूलों को बनाने की स्कीम लाई गई और उन स्कूलों का नाम था नवोदय विद्यालय। नेक्स्ट है 11, द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड periodically by conducting sample survey. Who conducted these survey? पॉवर्टी लाइन में जो है पीरियोडिकली क्या करा गया, जो गरीबी रेखा होती है उसके लिए रेगुलर सर्वे किए जाते हैं। हु कंडक्ट दिस सर्वे, यानी अब देश में कितने लोग गरीब हैं या कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए या गरीबी रेखा के नीचे आ गए, उसके लिए हर 5 साल में या 10 साल में सर्वे कराया जाता है कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और गरीब लोग अब देश में कितने बचे हैं। तो वो सर्वे को कौन करता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उस सर्वे को कौन करता है, तो उस सर्वे को करता है एनएसएसओ। एनएसएसओ एक ऐसी आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बताती है कि देश में अब कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और कितने लोग गरीब हैं। इसके बाद देखिए ये आपका सेक्शन बी है, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर सेक्शन सी है, उसके बाद सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन है, और सेक्शन ई के बाद इसमें आपके कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, और लास्ट में आपके मैप भी है। तो आपको मैप वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने हैं। चलिए हम आगे अपने क्वेश्चन करते हैं। तो हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे, हमने क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 12 है असर्शन रीजन। 12 में बोला है द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ द पर्सन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो बोला है जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है, मतलब देश की जनता कैसी है, वो डिपेंड करता है वहाँ की लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, वो कितने साल तक जीवित रह सकते हैं, उनकी लाइफ स्पैन कितना है, और उनके पास कैसी है। क्या ये सब चीजों पे किसी पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है? तो ये असर्शन ट्रू है आपका। रीजन है द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री लीडिंग द ग्रो ऑफ सोसाइटी। यस, जो सोसाइटी मतलब देश में रहने वाले लोग का स्टैंडर्ड कितना ग्रो कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसका रीजन भी ट्रू है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू होने के कारण इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 13, महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली येट हिज विजन इज द इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला है जो महात्मा गांधी थे वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, मगर उनकी बातों को ध्यान में रख के ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो ये ट्रू है, इसका असर्शन ट्रू है आपका। रीजन है देयर वाज मेनी मेंबर इन द असेंबली हु फॉलो द विजन। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है महात्मा गांधी की बातों को क्या आप सोचते थे कि उनकी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होनी चाहिए, या यूं कह सकते हो कि बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को फॉलो करते थे, इसलिए इसके कारण रीजन भी ट्रू है। असर्शन रीजन दोनों ट्रू होने के कारण इसका ऑप्शन भी ए होगा 13 का। 14 है इन मैक्सिको एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय पीआरआई। क्या मैक्सिमम में सारे इलेक्शन पीआरआई ने जीते थे? ट्रू। तो इसका असर्शन ट्रू है। मैक्सिको में पीआरआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, वैसे ही मैक्सिको में भी एक पीआरआई एक पार्टी है, पर उसने सारे ही इलेक्शन जीते थे। पीआरआई मैनेज टू विन एवरी इलेक्शन मेनली थ्रू द फेयर मीन्स। और उसके बाद बोला है कि रीजन में कि पीआरआई सारे इलेक्शन ईमानदारी से जीतती थी, तो ये फॉल्स है। पीआरआई इलेक्शनों में घपला करती थी और घपले से जीतती थी, तो इसका असर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है, जिसके कारण जो क्वेश्चन 14 है उसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का असर्शन है हिली रीजन हैज रग्ड टेरेन इन द कंट्रास्ट विद द प्लेन। तो इसका असर्शन ट्रू है, और रीजन है इसका दिस एरिया हैज माउंटेन एंड वैली विच मेक द ट्रेन रग्ड। इसका रीजन भी ट्रू है, असर्शन रीजन ट्रू होने के कारण इसका ऑप्शन भी ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है एमसीक्यू। व्हाट डज एएवाई स्टैंड फॉर? एएवाई की फुल फॉर्म बताओ। क्वेश्चन में पूछा है एएवाई की फुल फॉर्म बताओ, तो एएवाई की फुल फॉर्म है अंत्योदय आयुष योजना। क्या है? अंत्योदय आयुष योजना, ऑप्शन बी। अंत्योदय आयुष योजना फुल फॉर्म है एएवाई की। ये स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी, इसमें
लोगों को खाना दिया गया है, ठीक है, इलाज दिया गया है, अंत्योदय आयुष योजना। नेक्स्ट है द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड गंगा। कौन सी सिटी है जिन्होंने इंडस और गंगा रिवर के सिस्टम को डिवाइड किया और वहां पे लोकेटेड हुई? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इज अ सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस और गंगा। जिसने इंडस और गंगा के बीच में पानी को बांटा है वो सिटी है चंडीगढ़। 17 का आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद 18 है व्हाट इज द एम ऑफ द मिड डे मील। मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? मिड डे मील स्कूलों में एक स्कीम होती है, सरकारी स्कूलों में, जहां बच्चों के लिए खाना दिया जाता है। तो वो खाना देने का क्या कारण है स्कूलों में? इनकरेज द चिल्ड्रन अटेंशन, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए। इनकरेज अटेंशन, बच्चे रोज स्कूल आके अटेंडेंस बढ़ाए। इंप्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस, और बच्चों को खाना खिला के उनके स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, यानी तीनों चीजें। बच्चों को, चिल्ड्रन को रिटेंशन देना, उनको अटेंडेंस करवाना और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19 है द स्टेटस ऑफ एक्टिविटी सिटीजन वॉज गिवन टू हुम। ठीक है, स्टेटस ऑफ एक्टिविटी सिटीजन वॉज गिवन टू हुम। किन लोगों को बताया गया है कि उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए? तो ओनली द मैन अबव द 25 ईयर प्लेइंग टैक्स इक्वल एटलीस्ट 3 डेज अ लेबर वेजेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 ईयर से ऊपर वाले। नेक्स्ट है 20 फिलिप्स है, इससे रिवर और बेसिन एरिया। ताप्ती का दिया हुआ है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और कावेरी बेसिन में बताओ कौन सा एरिया आता है? तो जो कावेरी बेसिन में एरिया आता है वो आता है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु इज द बेसिन एरिया ऑफ कावेरी रिवर। अब हम सेक्शन बी करते हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिमालय रिवर एंड पेंसुलर रिवर। हिमालय रिवर और पेंसुलर रिवर के बीच में दो अंतर बताओ, हिमालय रिवर और पेंसुलर रिवर के बीच में। तो डिफरेंस देखिए, हिमालय रिवर और पेंसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस दो पूछे, आप 2, 3, 4 लिख सकते हैं। पहला, ओरिजिन ऑफ वाटर। हिमालय रिवर में पानी आता है मेल्टिंग द ग्लेशियर एंड स्नो। जब ग्लेशियर और स्नो पिघल जाते हैं तो हिमालय रिवर में पानी आता है। और पेंसुलर रिवर में पानी आता है रेनफॉल अराउंड द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जब बारिश होती है तो पेंसुलर रिवर में पानी आता है। हिमालय रिवर क्या है? यंग एंड एनर्जेटिक। हिमालय रिवर यंग है और इसमें पानी का बहाव बहुत तेज है। पेंसुलर रिवर ओल्ड है, पुरानी है, और इसमें पानी का बहाव मॉडरेट है, यानी हिमालय रिवर से कम होता है। कर्स ऑफ रिवर शॉर्ट एंड स्टीप। हिमालय रिवर जो है थोड़ी सी छोटी है और पेंसुलर रिवर लॉन्ग और वाइड है। ये छोटी और पतली होती है, ये लॉन्ग और वाइड होती है। उसके बाद अगर आप बोले एग्जाम्पल, तो हिमालय रिवर का एग्जाम्पल आप गंगा लिख सकते हैं और पेंसुलर रिवर का एग्जाम्पल आप गोदावरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सेक्शन बी का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 में पूछा है आपसे गिव टू आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आप दो बातें बताएं। बोला है कि डेमोक्रेसी के बारे में आप दो आर्ग्यूमेंट या आपने दो विचार दे। तो आप बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट होती है बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि हम जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, हम उस सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो टाइम के हिसाब से डिसीजन लेती रहती है ताकि देश का और देश की पब्लिक का भला हो सके। नेक्स्ट बोल सकते हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड द मेथड टू डील विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी देश के साथ कोई मतभेद हो चुका है, झगड़ा हो चुका है, तो उसको सॉल्व करने का भी जो कैपेबिलिटी होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज्यादा होती है। फोर्थ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनहांस करती है डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने देश के नागरिकों की डिग्निटी, यानी उनका जो विचार है, उनकी जो राइट्स हैं, उनको क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है और उनको सम्मान देती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स होते हैं उनको क्या है? सरकार के द्वारा सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, इवन उनके राइट उन्हें दिए जाते हैं और उन्हें फ्रीडम भी दिया जाता है एज कंपेयर टू मोनार्की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ वर द ब्रिटिश पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल
हाउ आर द ब्रिटिश पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी को बढ़ाने के पीछे ब्रिटिश पॉलिसीज कैसे रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता है ब्रिटिश सरकार 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा था। अब ब्रिटिश सरकार को ही हम कॉलोनियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है? कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही कॉलोनियल गवर्नमेंट बोला जाता है। तो कॉलोनियल यहाँ पे लिख सकते हैं द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट या द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या थी? रूइन द ट्रेडिशनल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इन्होंने क्या करा? हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट था उसको खत्म कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूइन द ट्रेडिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइक टेक्सटाइल। और जो इंडिया में टेक्सटाइल थी उनको खत्म करने के लिए भी इन्होंने साजिश करी। एक तो भारत का हैंडीक्राफ्ट को समाप्त करा और भारत का जो टेक्सटाइल था उसको भी खराब कर दिया। दूसरा, द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेंस अंटिल द 19, और जो देश की ग्रोथ होनी थी 19th सेंचुरी तक वो बहुत धीरे धीरे करी, जिसके कारण क्या हुआ? द रिजल्ट इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटी। लोगों को कम नौकरियां मिली, लो ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ इनकम, और लोगों की इनकम भी कम हुई। तो क्या क्या काम करा? एक तो भारत का हैंडीक्राफ्ट खत्म कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? टेक्सटाइल की इंडस्ट्रियां कम हो गई और बंद हो गई। दूसरा, लो रेट ऑफ ग्रोथ रखी 19th सेंचुरी तक, जिसके कारण लोगों को कम जॉब मिली और लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी कम होने के कारण उनकी इनकम भी कम रही, जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ती रही। तो इस तरीके की जो ब्रिटिश सरकार ने कुछ साजिशें करी जिसके कारण भारत में गरीबी बढ़ती चली गई। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है, पूछा है आपसे 24 नंबर क्वेश्चन जो है तो पूछा है आपसे, व्हाई इज मॉनसून कंसिडर व्हाई इज द मॉनसून कंसिडर यूनिफाइंग बॉन्ड? जो बारिश है या मॉनसून था उसने किस तरीके से देश में एक यूनिफाइंग बॉन्ड बनाया, यानी देश को एक साथ जोड़े रखने का काम मॉनसून ने किस तरीके से करा? मॉनसून ने देश को यूनिफाइड बॉन्ड कैसे बनाया? तो फर्स्ट है, द वाटर फ्रॉम द मॉनसून फिल अप द रिवर। जो बारिश होती थी उससे रिवर में पानी भर जाता था, विच आर यूज्ड बाय द ह्यूमन और एनिमल फॉर डिफरेंट पर्पस। जिसे ह्यूमन और एनिमल अलग अलग पर्पज से यूज करते थे। जैसे ह्यूमन उससे अपनी प्यास बुझाते थे, अपनी खेती करने में काम आता था। एनिमल्स भी अपनी प्यास बुझाते थे, फूड बनाने में काम आता था। तो एक तो मानसून के कारण ये सबको इसका लाभ हुआ, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी अलग अलग पर्पज में। दूसरा, दिस फॉर्म ऑफ यूनिफाइड बॉन्ड एज अ बर्ड एंड होल कंट्री एंड सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन द मोशन। और जिस कारण से बाइंड हुआ, जिस कारण से ये जो बारिश का पानी था वो बाइंड कर गया पूरे देश को, और पूरे देश की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी वो अच्छे तरीके से होने लगी। तो यानी देश में खेती जो है वो अच्छे तरीके से होने लगी। क्लियर है? इसके बाद हमें करना है सेक्शन सी और फिर हम करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी का सेक्शन ई में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और लास्ट में आपका मैप है। ठीक है, सेक्शन सी डी ई की नई वीडियो आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी कल में। के लिए चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए कंप्लीट वीडियोस को बना सकें। चैनल पे आप क्लास 9th 8th 6th 7th 8th 9th और 10th के लिए मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन चैनल के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने एग्जाम के लिए इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करें ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए।